जय हिंद क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे और आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट खास है। पहला ये सवाल है कि आप इस क्लास को देखेंगे क्यों, क्यों आप जो है इसमें अपना टाइम देंगे, पहला ये सवाल है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जितने भी लोग जो है 26 सितंबर 2025 को 12th क्लास में है और सितंबर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका हिस्ट्री का पेपर है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो है यहाँ पर गेस किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आज के क्लास में आपको मालूम है कि हम लोग जो है 40 प्रश्न को लेकर के चल रहे हैं, 40 प्रश्नों को लेकर के चल रहे हैं। आप यहाँ पर देखिएगा तो ये 1 होगा। बाकी आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, कमेंट आप लोग करते हैं तो इसके कमेंट के आधार पर जो है हम सेकंड क्लास ला देंगे। तो आइए आज के क्लास में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत ही इंटरेस्ट क्वेश्चंस, साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आएगा और अच्छे तरीके से हम समझाते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चंस को जो है वेरीफाई करते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना रहे। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज के क्लास में आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। एक बार जो है इस क्लास को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना आपका फ़र्ज बनता है। जितने भी लोग जो हैं 26 तारीख को 12th क्लास का सितंबर एग्ज़ाम देने वाले हैं, फर्स्ट सिटिंग वाले, विशेष रूप से ध्यान देंगे, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इस क्लास को, इस वीडियो को, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? चनहुदड़ो तो ये नहीं होगा क्योंकि यह औद्योगिक केंद्र था। हड़प्पा भी नहीं होगा, कालीबंगा भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। मृतकों का जिला या मृतकों का टीला, ये दिमाग में आपको सेट रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं और यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आपको मालूम है कि जॉन मार्शल नहीं होंगे, एस.आर. राव नहीं होंगे, मार्टिमर व्हीलर नहीं होंगे, सबसे पहले आपको मालूम है जेम्स प्रिंसेप। लेकिन जब कहेगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है कि सिंधुवासी निम्न धातु का उपयोग नहीं करते थे, बताइए। सिंधु सभ्यता यह एक कालीन युगीन सभ्यता थी। इसमें लोगों को तांबा का ज्ञान था, सोना का ज्ञान था। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा से तांबा का ज्ञान था, सोना का ज्ञान था, कांसा का ज्ञान था, सिंधुवासी किस धातु को नहीं जानते थे? तो याद रखिएगा, लोहा को नहीं जानते थे। जब लोहा को जानते ही नहीं थे तो उपयोग कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है ना। आगे चलते हैं, बहुत मज़ा वाला प्रश्न हम लिए हैं कि सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति, सिंधु सभ्यता की नर्तकी की जो मूर्ति मिली है, डांस करती हुई मूर्ति मिली है 1650 में, तो बताइए यह कहाँ से मिली है? कोट दीजी नहीं होगा, हड़प्पा भी नहीं होगा, राखी गढ़ी नहीं होगा, सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की मूर्ति मिली है सिंधु सभ्यता की। बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की? तो यहाँ पर जब आप देखिएगा कि जब भी स्वर्ण सिक्का का बात किया जाएगा तो याद रखिएगा इंडो यूनानी, जिन्हें हिंद यूनानी कहा जाता है, तो इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है कि शाक संवत का आरंभ किसने किया, बताइए। तो आप ये प्रश्न का बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे और बोल पाएंगे, कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। शक संवत का आरंभ किसने किया? तो कनिष्क ने। किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी, बताइए।
कुषाण ने तो नहीं किया, गुप्त ने भी नहीं, मौर्य ने भी नहीं। और ये याद रखिएगा सातवाहन, इन्होंने भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न चलते हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मनुस्मृति की रचना काल क्या है। तो देखिए एक यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कुछ उटपटांग सा लगता है लेकिन विशेष आप जब एग्जाम में बैठेंगे 26 तारीख को तो नहीं घबराना है, नहीं आपको चिंतित होना है और डायरेक्ट मारना है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी बोल रहे हैं, याद रखिएगा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न कि मृक्ष कटिकम किसकी रचना है, बताइए। याद रखिएगा बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है कि मृक्ष कटिकम जो है किसकी रचना है। तो याद रखिएगा किनकी, शूद्रक की है, किनकी है, शूद्रक की है। अगला प्रश्न चलते हैं, चैत्य क्या है। चैत्य घर नहीं है, पाठशाला भी नहीं है, गौशाला भी नहीं है, ये पूजा स्थल था, या आप इसी को कह सकते हैं प्रार्थना गृह या प्रार्थना कक्ष कह सकते हैं। तो चैत्य जो है पूजा स्थल है। 12 अंग किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से तो नहीं है, ब्राह्मण से भी नहीं है, जैन धर्म से संबंधित है। 12 अंग जो है किससे संबंधित है, जैन धर्म से। संगम साहित्य की रचना किसने किया था, संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा कहाँ हुई थी, ये सही आंसर होगा दक्षिण भारत में। सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था, मालूम है ना कौन था। तो याद रखिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सातवाहनों का सबसे महान शासक था। अकबरनामा की रचना काल, अकबरनामा की रचना जो है किसने की। तो ये याद रखिएगा सभी लोग जानते हैं कि अकबरनामा की रचना जो है किसने, अबुल फजल ने किया। किसने किया, अबुल फजल ने किया। ये जान करके आपको बहुत ही इंटरेस्ट होगा, ये सोचेंगे कि अकबरनामा में ही अकबर के शासनकाल का जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। बहुत बढ़िया आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं कि अकबर जो है अपना वित्त मंत्री किसे बनाया था। तो याद रखिएगा किसे बनाया था, टोडरमल को। किसको, टोडरमल को। किसको, टोडरमल को, ठीक है ना। किसको बनाया था, टोडरमल को। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, घबराइए नहीं। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर था। तो ये आप सभी लोग जानते हैं किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने बहुत ही बढ़ावा दिया। आगे चलते हैं, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। याद रखिएगा लाडली बेगम का जब भी बात आएगा ना तो ये शाहजहां की पुत्री, ये क्या बोलते हैं, लाडली बेगम जो ये अकबर की पुत्री थी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए तो कहीं अकबर है नहीं, है ना। अकबर इससे इतना प्यार करते थे कि इनको, यह सबसे छोटी ही बेटी थी, इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि प्यार से उन्हें लाडली कहते थे, यानी उन्हें लाडली बेगम ही कहते थे। तो यहाँ पर तो अकबर है नहीं। तो याद रखिएगा किनकी बेटी थी, सही इसका आंसर होगा नूरजहां की। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया, किसने कराया। तो याद रखिएगा जब भी बात आएगा ना चांदनी चौक का निर्माण का, तो यह शाहजहां ने ही कराया था, शाहजहां ने, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर आंसर में देखेंगे तो शाहजहां तो है नहीं, लेकिन उनकी एक बेटी जो थी जहां आरा, उसने ही इसका डिजाइन बनाई थी, डिजाइन बनाई थी। क्या, डिजाइन बनाई थी। तो दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया। तो यहाँ पर याद रखिएगा जहां आरा ने, ठीक है। डेट मीन्स कि उसका निर्माण तो शाहजहां ने कराया था, लेकिन शाहजहां यहाँ पर है ही नहीं। तो याद रखिएगा उनकी बेटी जो जहां आरा थी, इन्होंने ही डिजाइन बना करके दिया था, तो चांदनी चौक का निर्माण हुआ। आगे चलते हैं, बहुत मस्त प्रश्न है कि भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का मुगल सम्राट जो कौन था अंतिम, तो बहादुर शाह जफर, इसे ही
बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। इसे ही बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है या बहादुर शाह जफर। 1857 में इनका जो है सिपाही विद्रोह में बहुत ही अहम रोल रहा, लेकिन बाद में इन्हें जो है रंगून में जो है निर्वासित कर दिया गया और वहीं पर जो है बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो गया। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, ये गाय का एक प्रकार नहीं, पता ये भू राजस्व का एक प्रकार नहीं, तो याद रखिएगा मंदिर का प्रवेश द्वार था, प्रवेश द्वार था जिससे मंदिर के आंगन में जाया जाता था। तो गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो मंदिर का प्रवेश द्वार था। तेनालीराम का संबंध, ये बहुत ही मस्त प्रश्न है। आप लोग जानते हैं विजयनगर से जो है ये क्या है संबंध है, तेनालीराम का संबंध जो है विजयनगर से है, विजयनगर राजवंश से। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? तो याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो है ये एक जगह है चंपारण्य। आप ध्यान से सुनिए, चंपारण्य, चंपारण्य हम आप बोले हैं। तो चंपारण्य जो है कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। लेकिन वहीं हम लोग चंपारण की बात करें, चंपारण, तो यह जो है बिहार में है। तो इनका जन्म तो चंपारण में ही हुआ था, चंपारण्य में हुआ था। वल्लभा यहाँ पर चार्ज है, वल्लमा लिखा है, लेकिन याद रखिएगा वल्लभाचार्य, इनका जन्म चंपारण में ही हुआ था, यानी चंपारण्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। लेकिन वहाँ पर इनको जो है माता पिता को कुछ कारणों से, इनके माता पिता जब ये पैदा हुए तो इनके माता पिता को वहाँ से बहुत ही फ़ौरन ही वहाँ से आना पड़ा किसी कारण से, और ये आ गए कहाँ? वाराणसी में। तो लालन पालन उनका कहाँ पे हुआ? याद रखिएगा वाराणसी में। यहाँ पर आप देखिएगा तो चंपारण ने नहीं दिया है, तो वल्लभाचार्य का जन्म आप यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाराणसी में मारेंगे। ध्यानपूर्वक से एक एक बातों को ध्यान देते हुए चलने की यहाँ पर चलिए कोशिश करना है। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो याद रखिएगा बंगाल के प्रसिद्ध संत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। क्या कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु। आगे चलते हैं। सुल्तान उल हिंद के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो याद रखिएगा सुल्तान उल हिंद के नाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, रुवाजा दिया है लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है पुकारा जाता है। और इसे ही ख्वाजा गरीब नवाब ही कहा जाता है, इसे ही ख्वाजा गरीब नवाब भी कहा जाता है। बहुत मस्त प्रश्न है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बताइए, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा हैंडसांग को कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था? किस मुगल शासक के दरबार में आया था? बहुत मस्त प्रश्न है। तो याद रखिएगा जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। और ये जो है जहांगीर से मिलने के लिए आगरा चला गया था। वो कंपनी को जो है सूरत में विस्तार करने के लिए, जहांगीर से मिलने के लिए कैप्टन हॉकिंस जो है कहाँ चला गया था? आगरा चला गया था। बहुत मस्त प्रश्न था। तो जहांगीर के समय में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। जोतदार प्रायः कहाँ रहते थे? ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, यानी कि याद रखिएगा गांव में। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया है? तो ये बहुत ही इंटरेस्ट और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दलाल को नहीं, रैयत को नहीं। इसका सही आंसर होगा जमींदार को जो है अस्थाई बंदोबस्त में जो है भूमि का स्वामी माना गया है, तो जमींदार को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है कि अवध के साथ ब्लेजली ने कब जो है, याद रखिएगा, सहायक संधि किया? अवध के साथ ब्लेजली जो है 1801 में जो है सहायक संधि किया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था। मेरठ में। कहाँ? मेरठ में। इसमें आप देखिएगा तो झांसी की रानी भी है, वीर कुंवर सिंह भी हैं,
अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर जो है तो समर्थक आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में जो है बिहार के विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो वीर कुंवर सिंह, जिन्हें बाबू वीर कुंवर सिंह भी कहा जाता है। और ये सेना का विद्रोहियों का कमान जो है दानापुर में जो है संभाला था। बहुत मस्त प्रश्न था। तो 1857 का सिपाही विद्रोह याद रखिएगा मेरठ में जो है प्रारंभ हुआ। 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? अभी हम आपको बताए हैं, नाना साहब नहीं, नाना फडणवीस नहीं, याद रखिएगा कौन? बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन? बाबू वीर कुंवर सिंह। प्लासी किस राज्य में है? प्लासी किस राज्य में है? आज जो आप पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, तो वही पश्चिम बंगाल जो पहले क्या था, सिर्फ बंगाल था। आज पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश। तो याद रखिएगा कि प्लासी किस राज्य में है? बंगाल में है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं 1773, तो ध्यान से सुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भले ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के, ध्यान दीजिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है किया गया, लेकिन याद रखिएगा यह जो है काम करना अपना कब से स्टार्ट किया? 22 अक्टूबर 1874 से जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम करना शुरू किया। तो बहुत मस्त प्रश्न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछा है तो 1773, लेकिन काम करना कब से स्टार्ट किया था? तो 22 अक्टूबर, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1774। काम करना कब स्टार्ट किया? 22 अक्टूबर 1774। स्थापना पूछेगा तो 73 मार के निकलिए। भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह जो है दिल्ली को कब लाया गया? ये भी बहुत इंटरेस्ट और मस्त प्रश्न है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1911 में। भारत में जनगणना जो है कब से प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा मेयो के समय में जो है 1800, सबसे पहले 1872 में। कब? 1872 में। लेकिन पूरे जो है संवैधानिक रूप से कब जो है शुरुआत हुआ, अच्छे तरीके से चलने लगा, तो 1881 में। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया प्रारंभ किया गया तो 1872 में। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ये तो आप लोग जानते ही हैं किसने किया था, बहुत ही मस्त प्रश्न है। करजन ने। किसने? करजन ने। डलहौजी नहीं, रिपन नहीं, डकरीन नहीं। तो बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। बहुत मस्त प्रश्न है कि सूरत फूट कब हुआ? सूरत फूट यानी कि सूरत विभाजन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1907 में। चलिए 1907 में सूरत फूट जो है हुआ। चलिए सूरत फूट कब हुआ? 1907 में। सूरत विभाजन 1907 में। और यहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दो गुटों में बंट गई। एक जो है आप देखिएगा तो नरम पंथी और दूसरा देखिएगा तो गरम पंथी। एक नरम पंथी और दूसरा देखिएगा तो गरम पंथी। बहुत मस्त प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? बताइए। खिलाफत आंदोलन ये याद रखिएगा 1920 में हुआ था, लेकिन कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा 1919 से लेकर के 1924 तक चला था। 1919 से लेकर के 1924 तक चला था। तो यहाँ पर प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ था। चलिए बहुत मस्त प्रश्न है, आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? 1920 नहीं, 1950 नहीं, 1905 नहीं, तो 1940 में ही मांग कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग से बार बार प्रश्न पूछता है। कभी पूछ देगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में। चलिए तो याद रखिएगा 1940 में जो है मुसलमानों ने पृथक राष्ट्र की मांग की। 1940 बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये भी लास्ट वाला जो प्रश्न आप देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय, ये देख रहे हैं भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति, तो सभी लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो अध्यक्ष ही थे। चलिए तो याद रखिएगा
कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज आप लोग देखें, आज के क्लास में देखें कि हम लोग जो है लगभग 40 प्रश्नों को यहाँ पर देखे हैं। हम आपको ये ज़रूर कह सकते हैं, इतना तो अनुमान ज़रूर दिला सकते हैं कि आप जो एग्ज़ाम्स देंगे 40 प्रश्न देखे हैं ना, यहाँ से 6 से 7 प्रश्न आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो बाकी आप लोग कैसे कमेंट करते हैं, आप अपनी राय क्या देते हैं कि इसका आगे का प्रश्न जो और 40 रखे हैं उसको लाएं कि नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के क्लास के लिए आप सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और हमें उम्मीद है कि आप अगले क्लास को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जो आपको एग्ज़ाम्स है 12 तारीख से, उसको जो है 12 तारीख का है 26 सितंबर 2025 को जो आपको एग्ज़ाम है हिस्ट्री का 12th क्लास का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इसमें वैसे प्रश्नों को लेकर के हम लोग चले हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आप अपनी राय बाकी क्या देते हैं इसको जो है आप लोग शेयर करने का कोशिश करेंगे। आज के क्लास में 40 प्रश्नों का बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम लोग देखे हैं। और ये याद रखिएगा, ऐसा आपको नहीं समझना है, ये जो भी आप प्रश्न देखें ये एकदम सही है, इसका आंसर एकदम सही है। आप हमें ये कहीं से प्रूव नहीं कर सकते कि फलाना प्रश्न को हम गलत बताए हैं। चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखेंगे आपके कमेंट के अनुसार और कोशिश करेंगे कि दूसरा इसका क्लास लाएं। चलिए, तो 26 तारीख का एग्ज़ाम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जाए। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।